नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी बच्चों को अपनी क्लास में। करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। तो सभी लोग आ चुके हैं भाई। जय श्री राम, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज सभी को पता है कि आज का जो टॉपिक था हमारा, लास्ट क्लास में भी आपने यही टॉपिक पढ़ा था और आज भी आप लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम जो चल रहा था वो था रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो क्या था? रेडियो एक्टिविटी था। ठीक, और इसका आज हम दूसरा क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक, दूसरा क्लास जो होगा इसमें बेसिक जानकारी आप लोगों ने इस चैप्टर की पढ़ ली थी। रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता आज हम पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों ने एक बार जल्दी से बताओ कमेंट करके कि कहाँ तक पढ़ लिया था। जल्दी जल्दी से बताओ भाई। कल का थोड़ा सा रिवीजन, बेटा थोड़ा सा नहीं पूरा ही रिवीजन कर लेना, लेकिन कल की क्लास देखकर। ठीक है, अभी देखो उसको रिवीजन करवाएंगे ना तो पूरा सब कुछ रह जाएगा, फिर वही पढ़ाते रहेंगे हम। ठीक है, तो कल की क्लास जिसने इस चैप्टर की नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बेटा ज्यादा से ज्यादा उस क्लास को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ कल चल क्या रहा था। ठीक है बेटा, चलो अब हम इससे आगे बढ़ते। तो हम लोगों ने बेटा ये पढ़ लिया था कि देखो, चलो थोड़ा सा ये बताता हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ कि क्या था। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ क्या था। हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। बेटा जिसको वॉइस डबल डबल करके आ रही हो ना, यानी 2 बार आवाज आ रही हो, तो वो अपने ऐप को दोबारा से चालू कर लो, यानी हटा दो और दोबारा क्लास चालू करो। बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इको नहीं आएगी, दोबारा आवाज गूंजेगी नहीं। ठीक है, अब सुनो बेटा, मैंने इसका एक टॉपिक यानी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि भैया रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। कि एक ऐसी प्रक्रिया है बेटा, हमारे जो टेबल है, आवर्त सारणी जो होती है, पीरियोडिक टेबल। आज की क्लास क्या है? क्लास 02। इसकी चैप्टर की कौन सी क्लास है? क्लास 02 है। तो बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा कि भाई ये एक ऐसी प्रक्रिया है बेटा कि इसके अंदर कोई तत्व गायब हो जाता है, यानी धीरे धीरे खुद को खत्म करने लगता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। और ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, रेडियो धर्मी तत्व कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, जिसमें वो खुद को गायब कर लेता है, खत्म कर लेता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। मैंने ये भी बताया लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, मैंने ये भी बताया। पगलू हो गया है सर, ऐप पगलू हो गया। अच्छा हाँ, ऐप पगलू हो गया, ये डिस्टर्ब करता है बेटा आपको कभी कभी। ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बिल्कुल, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्लास 02 है, तो लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड का भी एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि जब भी कोई एलिमेंट गायब होता है तो उसमें से कितनी रे निकलती है? 3, अल्फा बीटा गामा। मैंने ये भी बताया था कि हमारी जो है कितनी रे निकलती है बेटा, जब भी हमने कल लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था। ठीक है, और रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी कल? कल नहीं, मतलब की तो बहुत पहले थी, लेकिन कल मैंने आपको पढ़ाया था कि रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट था उसमें 3 चीजों की डिस्कवरी की गई। किसकी? कि जब भी कोई तत्व डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट का मतलब खत्म होना, टूटना, तो उसमें से 3 रे निकलती हैं बेटा। पहली हमारी क्या निकलती थी? अल्फा रे। पहली क्या निकलती थी? अल्फा रे निकलती थी। दूसरी क्या निकलती थी बेटा? बीटा रे निकलती थी। बीटा रे निकलती थी। और तीसरी क्या निकलती थी? हमारी गामा रे निकलती थी। यानी पहली अल्फा निकलती थी, दूसरी बीटा निकलती थी, और तीसरी हमारी क्या निकलती थी? गामा रे हमारी निकलती थी। यही था हमारा बेटा, पहली अल्फा, दूसरी बीटा और तीसरा क्या निकलती थी? गामा। ठीक है सर, कोई भी टीचर क्लास में टाइम से क्यों नहीं आता? बेटा देखो, मैं तो ऐसा था कि यूट्यूब की क्लास थी तो 5-7 मिनट लेट हो जाता हूँ बाबू। अब क्या करूं, सुबह 9 बजे से लगातार बोल रहा हूँ, सुबह 9 बजे से लगातार बोल रहा हूँ, तो इस जीभ को 5 मिनट का टाइम चाहिए रुकने के लिए, कि ताकि 5 मिनट जब मैं रुक जाऊं तो पेशेंसफुली 1 घंटा फिर पढ़ा पाऊं। आप फिक्र मत करो। मैं तो बेटा जितना लेट आता हूं ना, अगर 10 मिनट में लेट आया हूं तो आपको 10 मिनट फालतू ही पढ़ा के जाऊंगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलो बेटा, तो याद रखना 3 प्रकार की किरणें निकलती थी, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया था आपको बेटा लास्ट क्लास में कि अल्फा का जो चार्ज होता था, आवेश, वो कैसा होता था? अल्फा का जो चार्ज होता था, आवेश, वो कैसा होता था? पॉजिटिव होता था। बीटा का जो चार्ज होता था, आवेश, बीटा का जो चार्ज होता था, आवेश, वो कैसा होता था? नेगेटिव होता था। ये भी मैंने आपको बता दिया था। क्लियर? और गामा का जो चार्ज होता था, आवेश, चार्ज यानी कि आवेश जो होता था वो आपका 0 होता था। ये भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि गामा न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज बेटा इसके ऊपर नहीं होता। और ये भी बता दिया था कितना वैल्यू होता है, कि भाई इसका जो है 2 गुना प्रोटॉन के बराबर होता है इसके ऊपर आवेश, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। ये भी मैंने आपको बेटा बता दिया था। ठीक है, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
चलो पीयूष राणा बेटा बताओ, याद रखेंगे। इतना मैंने बता दिया था कि अल्फा भी पॉजिटिव होता है, कितना होता है वो भी बताया था, कि 2 गुना प्रोटॉन के बराबर। कितना आवेश होता है बेटा? 2 गुना प्रोटॉन, यानी 3.2 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम्ब। कूलाम्ब कहते हैं आवेश का जो मात्रक होता है ना, चार्ज का जो यूनिट होता है, उसे बेटा कूलाम्ब कहा जाता है। संजीव जी मिल जाएगा बेटा, ज्यादा परेशान ना हो। और बीटा पे कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता था, और वो कितना होता था? -1.6 गुणा -10⁻⁻19 कूलम। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चलो बेटा अब सुनो मेरी बात अगली। सबनम अलग से आपको बता दूंगा बेटा मैं इस टॉपिक को, ठीक है। चलो याद रखेंगे, बीटा पे इतना, अल्फा पे इतना, गामा पे क्या होगा? 0। अब यहां से एक बात सुनो बेटा, यहां से एक बात सुनो प्यारे बच्चों। हाँ, अब यहां तक तो हो गया था। अगर मैं पूछूं कि बेटा कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी रे का प्रयोग किया जाता है, यहां तक तो हो गया था। लेकिन अब सुन लो आगे की बात। कैंसर के उपचार में किस किरणों का प्रयोग किया जाता है बताओ? कैंसर का जब उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट, तो इनमें से कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है बताओ बेटा? ठीक है, अल्फा का किया जाता है, बीटा का किया जाता है, और गामा का किया जाता है। किसका किया जाता है बताओ बेटा? ठीक है, चलो बेटा बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, विपिन। चलो बेटा, तो याद रखना बेटा, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? गामा आएगा। क्या आएगा आंसर? गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है किसके उपचार में? कैंसर के बेटा उपचार में। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि कौन सी, देखो कैंसर से बेटा हमारे पेपर में 3 सवाल बनते हैं। कितने बनते हैं? 3। पहला कि कौन सी रे का प्रयोग किया जाता है, तो गामा। लेकिन अगर कोई पूछे कि कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। क्लियर? और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे एक चीज और पूछ ले कि भाई कैंसर का ट्रीटमेंट जब होता है तो कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है बेटा। कोबाल्ट 60, आइसोटोप भी कह सकते हैं, समस्थानिक, या तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बताओ कैंसर, साउंड ठीक आ रही है? आवाज जिसको बेटा सही नहीं आ रही है, दोबारा से उसको ऐप को चालू कर लो, यानी हटा दो, दोबारा क्लास चालू करो, आवाज आपको सही आएगी। ठीक है सूरज कुमार, याद रखेंगे बेटा। तो 3 सवाल कैंसर से बनते हैं, तीनों आपकी स्क्रीन पर, बोर्ड पर लिखे हुए हैं। गामा रे, गैस पूछे रेडॉन गैस, और अगर पूछे आपको एलिमेंट या तत्व, तो बेटा याद रखना कोबाल्ट 60। ठीक है, ठीक है। शिवानी जी कह रही हैं थर्सडे को ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, आप नहीं पहनना अब से। ठीक है बेटा, अब नहीं पहनूंगा शिवानी। चलो याद रखेंगे, तो अगर पूछे तत्व तो कोबाल्ट, अगर गैस पूछे रेडॉन, और अगर पूछे बेटा क्या हमारा, तो गामा। अब जरा सुनो बेटा, हमारी कितनी रे होती हैं? 3। अल्फा होती है, बीटा रे होती है, और क्या होती है? गामा। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा हो या बीटा हो, ठीक है विजय वर्मा जी, ठीक है अब नहीं कहेंगे। सुनो, अल्फा हो, बीटा हो, या गामा हो, इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? यानी जैसे ये कोई धातु है, मेटल, इसको मेरे हाथ को कौन जल्दी पार करेगा, यानी जिसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? तो सुनो बेटा, अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग किसे कहते हैं बेटा? जो आर पार निकल जाए। पेनिट्रेटिंग पावर, जिसे भेदन क्षमता कहते हैं, किसकी ज्यादा होती है? भेदन क्षमता जिसे कहते हैं, किसकी ज्यादा होती है? पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, भेदन क्षमता यानी आर पार कौन जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, बताओ। तो याद रखना बेटा, इसे कहते हैं गामा। गामा की सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है उससे कम किसकी? बीटा की। और सबसे कम किसकी होती है बेटा? तो अल्फा की होती है। ये बात आप लोग याद रखना, सबसे ज्यादा गामा, फिर बेटा बीटा, और सबसे कम किसकी होती है? तो याद रखना अल्फा की होती है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों गुस्सा ना करो। गुस्सा अभी, कभी कभी तो तुम गुस्सा करने लग जाते हो, कभी कभी तुम प्यार दिखाने लग जाते हो, पता नहीं किस किस बात पे तो गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बात। सर आज आपने ये नहीं किया, आज आपने वो नहीं किया, सर आप ऐसे हो, सर आपने आज ये बोल दिया था कल, सर आपने ऐसा किया था, ऐसा किया था। तुम लोगों की पिटाई करनी पड़ेगी, तुम बिगड़ गए हो। शबनम बेटी नहीं है? अच्छा,
अच्छा विजय रुक जाओ, तुम पिटाई कर, रुक जाओ विजय के साथ एक डंडा लेके आओ, पिटाई करते हैं। तो भेदन क्षमता जो होती है बाबू, किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा गामा। गामा जो है बेटा ये क्या कर सकता है, आपको पता है? गामा अगर 100 सेंटीमीटर आपने मोटी धातु की चादर ले ली, कितना? 100 सेंटीमीटर मोटी धातु की चादर ले ली, उसको भी आर पार कर देगा, छेद कर देगा। किसके अंदर? गामा जो है यह है, लिख लो, इट कैन, लिखो बेटा इसको, इट कैन क्रॉस 100 सेंटीमीटर वाइड मेटल सीट। यानी ये क्या कर सकता है बेटा? 100 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी पार कर सकता है। यह है 100 सेंटीमीटर मोटी धातु की चादर, धातु की चादर को पार कर सकता है, चादर को पार कर सकता है। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चों? कर सकता है। और बीटा क्या करेगा? तो ये 10 सेंटीमीटर, यानी बीटा क्या करेगा बेटा? सिर्फ 10 सेंटीमीटर। सर ये पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी कहाँ अप्लाई होगा? बस अप्लाई अप्लाई नहीं होगा बेटा, इससे पावर का पता लगता है कि कौन कितना ताकतवर है, बस इससे ये पता लगता है, ठीक है? चलिए बताइए, सभी लोग बताइए। तो बीटा क्या करेगा बेटा? लिखो, इट कैन क्रॉस, यानी ये 100 सेंटीमीटर कर सकता था, ये क्या करेगा? इट कैन क्रॉस 10 सेंटीमीटर वाइड मेटल सीट, ठीक है? यह है 10 सेंटीमीटर मोटी, 10 सेंटीमीटर मोटी धातु की चादर को पार कर सकता है, धातु की चादर को पार कर सकता है, पार कर सकता है। याद रखेंगे बेटा, यह 10 सेंटीमीटर मोटी धातु की चादर को पार कर सकता है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा अल्फा की तरफ। तो लिखो, अल्फा बेचारा है। ये क्या है बाबू? बेचारा। लिख दो, ये तो क्या है? बेचारा, बेचारा है, कमजोर है, सबसे ज्यादा क्या है? बेचारा। ये क्या करेगा? ये बेटा, ये तो एक कागज होता है ना, कागज, कागज जो होता है, कागज, उसको, ये 10 सेंटीमीटर बेटा, इससे मतलब गामा जो है बीटा से कितना गुना ताकतवर है? 10। भाई ये 100 सेंटीमीटर है, ये 10, तो ये 10 गुना ताकतवर हो गया ना। भाई 100 जो होता है वो 10 का 10 गुना होता है कि नहीं होता बेटा? ठीक है। अब सुनो बेटा, ये जो अल्फा होता है, अल्फा, ठीक है, अल्फा जो होता है ये बेचारा है, यानी इसके सामने आप पेपर लगा दो ना, कागज, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये कागज लगा दो ऐसे, और कहो भाई रुक जा, तो रुक जाएगा। रुक जाएगा का मतलब इसको भी पार नहीं कर सकता, इसकी इतनी भी क्षमता नहीं है। यानी इसको, इसको पेपर से भी रोका जा सकता है, पेपर से भी रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है? इट कैन बी स्टॉप बाई ए पेपर, इट कैन बी स्टॉप्ड बाई ए पेपर, इसको एक कागज से भी रोका जा सकता है। याद रखेंगे बेटा, इसको एक कागज से भी रोका जा सकता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, याद रखना है इसको, ठीक है? हल्का सा चादर कोई होगा उसको भी पार नहीं कर पाएगा, ये पेपर को भी पार नहीं कर पाएगा, ठीक है? बताओ बेटा, याद रखेंगे? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। सर प्लीज राइट द साइन, साइन का मतलब बच्चे? अच्छा साइन, गामा का साइन होता है बेटा ये इस तरीके से, बीटा का होता है ऐसे, और अल्फा का होता है इस तरीके से, ठीक है? चले आगे बेटा, इससे आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इससे आगे, ठीक है? हाँ बेटा बिल्कुल, नहीं कर पाएगी, ब्रिज नंदन कुमार बाबू नहीं कर पाएगी, ठीक है? चलिए विपिन कुमार जी, बहुत बढ़िया बेटा। अब इससे आगे चलते हैं, तो अगले टॉपिक का नाम डालो न्यूक्लियर रिएक्शंस। अगले टॉपिक का नाम डालो बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाएं, ठीक है? हेडिंग डालो बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाएं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा ये, ठीक है? कल क्लास नहीं रहेगी, देखो अब आपकी पता है कई दिन की छुट्टी पड़ रही है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी घूमने। हमारी पूरी टीम जो जा रही है वैष्णो देवी घूमने जा रही है, मैं और बाकी सभी सर, यानी कि जैसे शिवान सर हो गए आपके, अब मनीष सर हो गए, तो बाकी सभी सर हम घूमने जा रहे हैं, कहाँ पे? वैष्णो देवी।
आपके लिए कुछ दुआएं मांगने जा रहे हैं। ठीक है, कि आप लोगों की जल्दी से सरकारी नौकरी लगे। तो अब आपकी कल की छुट्टी रहेगी। ठीक है, 26 तारीख को शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक, कल नहीं ले पाऊंगा 26 को, और 27 को भी नहीं ले पाऊंगा। और अब मैं लूंगा आपकी क्लास 29 या 30 तारीख को। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं मैं मांग के आऊंगा भगवान से कि माता रानी आप सभी को बहुत सारी खुशियां दे, और आप सभी के ऊपर इतनी कृपा बरसाए कि आप जिंदगी भर खुश रहें, और आप सभी की सरकारी नौकरी लगे। जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और मुझसे मिलने आओ नौकरी लगने के बाद। ठीक है, चलिए, सभी के लिए मैं बहुत सारी दुआएं आपके लिए करके आऊंगा। नाभिकीय अभिक्रियाएं, अब बेटा ध्यान से सुनना, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, कोई भी एटम जो होता है ना, परमाणु, जैसे ये कोई एटम है परमाणु, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर, नाभिक। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एटम जब होता है परमाणु, तो उसके अंदर, जैसे ये एटम है बेटा, ये क्या है, बाहर वाला जो है ये क्या है, परमाणु। तो आप लोग जानते होंगे, ये छोटी सी बात, तो अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सुन लो, मैं बताऊंगा आने वाले चैप्टर में, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आदित्य सर और प्रशांत सर नहीं जाएंगे। ठीक है, वो नहीं जाएंगे। चलिए, वो पहले एक बार चले गए थे ना, तो वो अब नहीं जाएंगे। चलो, याद रखना बेटा। तो एटम जो है वो बाहर, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, बोलो। इसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है प्रोटॉन, और एक हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ घूमते हैं बेटा, बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। यानी नाभिक के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, हाँ, ग्रुप में पिक सेंड करना, हाँ पिक सेंड करेंगे, वीडियो कॉल भी करेंगे आपको। ठीक है, चलो, सारी चीजें करेंगे। डाउट ग्रुप में ऐड होने का नंबर दीजिए, लास्ट में दूंगा बेटा, क्लास के लास्ट में नंबर, और हर क्लास में देता हूँ। ठीक, चलो, तो याद रखना, अंदर कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर कौन घूमते रहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब नाभिकीय अभिक्रियाएं, तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या होगा, न्यूक्लियस से होगा, यानी नाभिक से होगा। तो बेटा ये ऐसी रिएक्शन होती हैं, याद रखना, कई बार पेपरों में ये सवाल पूछा जाता है कि भाई नाभिकीय अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो बच्चों याद रखना, नाभिकीय अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन वो होती हैं जिनमें सिर्फ न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। यानी जिनमें सिर्फ कौन भाग लेता है बेटा, नाभिक भाग लेता है। कौन भाग नहीं लेता, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता। यानी ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन तो बाहर है। किसके बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर। तो मैंने बोला कि सिर्फ कौन भाग लेगा, न्यूक्लियस भाग लेगा। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके सभी बच्चे जवाब देंगे कि सर कौन सी अभिक्रियाओं में, हाँ बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता, इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता जीरो होती, जीरो नहीं बेटा, कुछ होती है, लेकिन उसको नेग्लिजिबल जीरो मानते हैं, यानी कि वो आर पार निकल जाता है। तभी तो इसने गोल्ड फॉइल का जो एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, उसमें अल्फा रे को लिया था जो आर पार निकल गई थी सोने की पतली सी चादर में से। ठीक है बेटा, अब सुनो, सर जनवरी में 2 हफ्तों के लिए गुफा खुली होती है। मैं तो पहली बार ही जाऊंगा बेटा, मतलब पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार जाऊंगा मैं वैष्णो देवी। ठीक है, नंबर बता, अच्छा नहीं बेटा, आज बता के जाऊंगा विकास जी, बिल्कुल बता के जाऊंगा। सुनो बेटा ध्यान से, हाँ बिल्कुल जाएंगी मैम। चलो सुनो, तो याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। लेकिन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बाहर है। याद रखेंगे, तो ऐसी अभिक्रियाएं बेटा जिनमें सिर्फ नाभिक भाग लेता है, यानी नाभिक का मतलब उसमें रहने वाले लोग, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कौन नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो बेटा याद रखना, लिखो, इसकी परिभाषा लिख लो न्यूक्लियर रिएक्शन की, दोज रिएक्शंस, those reactions in which electron do not participate participate
only the nucleus participate, only the nucleus participate are called nuclear reactions, are called न्यूक्लियर रिएक्शंस। याद रखेंगे बेटा, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें सिर्फ नाभिक भाग लेता है, नाभिक भाग लेता है, कौन नहीं लेता बाबू? इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है बेटा? न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर अभिक्रिया कहा जाता है। हाँ हाँ नीरज जी, बिल्कुल 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 जाएंगी। ठीक है, याद रखें ना। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? नाभिकीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके टाइप पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन के क्या पढ़ेंगे? टाइप पढ़ेंगे दो। ठीक है, चलो वन लाइनर को नोट्स में लिख लेंगे। हाँ लिख लो लिख लो, प्रिंट आउट निकलवा लो। चांदनी जी, मन कर रहा है मेरा भी आने का। हाँ हाँ सब आओ, वहां चलते हैं वैष्णो देवी, वहीं मिलना आप लोग हमको। ठीक है, वहीं घूमेंगे, मजे करेंगे वहीं। ठीक है चलो बेटा, अब पढ़ लो। न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट? न्यूक्लियस, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा। अच्छा, इसके टाइप पढ़ो बेटा, अब लिखो, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। लिखो, नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार, नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार, नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार, नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, चलिए नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है बेटा, लिखें, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या आता है बेटा? इसे कहते हैं हिंदी में नाभिकीय संलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला जो टाइप हमारा आता है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन कहते हैं बेटा। ठीक है, पहला टाइप। विकास जी कह रहे हैं सर मनोकामना क्या है आपकी? मनोकामना ये है कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लगे, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनका भगवान भला करे, माता रानी उनके ऊपर कृपा करे, और जल्दी से जल्दी ये अपना शादी करें और मुझे बुलाएं अपनी दावत में, फिर मैं इनकी शादी में जाऊं, रसगुल्ले खाऊं, काले वाले रसगुल्ले, और नौकरी के बाद ये मेरे से मिलने आए। तो ये है मेरी दुआएं माता रानी से। ठीक है, हाँ विक्रम जी सर भी जाएंगे। चलो बताओ, याद रखेंगे? ये मेरी दुआएं हैं, माता रानी से पूरी करेंगी, चिंता मत करो। पहली बार जा रहा हूँ ना मैं, तो पहली बार जब जाऊंगा तो पहली बार जो जाता है उसकी दुआएं पूरी होती है, सच्चे मन से जो जाता है। सबकी नौकरी लगेगी इस बार पक्का। ठीक है बेटा, हिंदी में और भी आपको मिल जाएंगे रविंद्र जी, चिंता मत करो बेटा। ठीक है, चलें। तो याद रखना, पहला क्या आता है बेटा हमारा? न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो प्यारे बच्चों, फ्यूजन जो होता है ना, फ्यूजन, इसका मतलब होता है टू कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, अच्छा, अब संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और जुड़ेगा कोई कब? ठीक है, जुड़ेगा कोई कब? जल्दी से बताओ, जुड़ेगा कोई कब? कौन जुड़ेगा? पहले ये बताओ बेटा, कौन पार्टिसिपेट करता था नाभिकीय अभिक्रियाओं में? कौन भाग लेता था? नाभिक, यानी ये न्यूक्लियस भाग लेता था। तो जब छोटे छोटे न्यूक्लियस, यानी छोटे छोटे नाभिक, देखो बेटा, जब छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, ठीक है, हाँ, तो उसको क्या कहा जाता है सालू? याद रखना बेटा, क्या कहा जाता है? उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यानी जब छोटे छोटे से न्यूक्लियस, ऐसे छोटे छोटे हैं,
छोटे छोटे नाभिक जुड़ कर के क्या बनाते हैं, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। और बेटा साथ की साथ यहां से क्या निकलती है, हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो इस अवक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूज का मतलब जुड़ना, कंबाइन होना। और जुड़ेगा कौन, जो भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। कौन पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियस करता है, नाभिक करता है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो याद रखना क्या, when when two or more than two, when two or more than two small nucleus combine, small nucleus combine and form a large nucleus with heat energy released। बेटा साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है, विद हीट एनर्जी रिलीज्ड। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिक जुड़कर छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा और भारी नाभिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बड़ा और भारी नाभिक, बड़ा और भारी नाभिक बनाते हैं बनाते हैं तथा ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है बेटा, ऊष्मा, हीट भी निकलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं जुड़ने को। जुड़ना मतलब संलयन, फ्यूजन का मतलब कंबाइन। ठीक है, बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल बेटा। ठीक है, रूना जी बिल्कुल, बताओ। नीलम कह रही हैं आप उड़ीसा आइए, पुरी मंदिर। हाँ बाबू, जरूर आऊंगा, जब भी फ्री होंगे तो जरूर आएंगे। ठीक है, जरूर आऊंगा, मैं सब जगह आऊंगा, चिंता मत करो तुम लोग। तुम्हारा गांव मैं जरूर आऊंगा, तुम्हारे गांव में। ठीक है, आपके गांव में मैं जरूर आऊंगा बाबू। ठीक है, याद रखेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, बेटा इसके एग्जाम्पल याद रखना प्यारे बच्चों। सन, सन का मतलब क्या होता है, सूर्य। देखो सूर्य जो होता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम करता है, नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल याद रखना, हाइड्रोजन बम। क्या याद रखना, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि सैनी जी, बताइए बेटा। हाँ आपके लिए भी, बिल्कुल सबके लिए। आप मेरे को मिस करोगे कि नहीं करोगे, पहले ये बताओ। कल तो क्लास होगी नहीं आपकी, परसों भी नहीं होगी, और फिर अगले दिन भी नहीं होगी, अगले दिन भी नहीं होगी। तो मिस करोगे कि नहीं करोगे। मैं तो आपको मिस करूंगा, लेकिन मुझे जाना होगा। ठीक है, जाना होगा क्योंकि अब माता रानी बुला रही है तो जाऊंगा। पहले मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब बना एकदम से, क्योंकि उनको बुलाना था तो वो बुला रही हैं। पहली बार जाऊंगा तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, बाकी आके ऐसे ही पढ़ाई करेंगे, जिस तरीके से पढ़ रहे थे वैसे ही बेटा कंटिन्यू करेंगे, और जोश के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, चलो याद रखेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है बेटा, इसमें भी जुड़ना होता है। देखो जहां पर भी जुड़ना होगा तो याद रखना। ठीक है, जहां पर भी जुड़ना होगा उसी को क्या कहते हैं बेटा, फ्यूजन। देखो हाइड्रोजन बम के अंदर भी लगातार हाइड्रोजन 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 जुड़ते रहते हैं और खतरनाक रिएक्शन बन जाती है, जिससे हाइड्रोजन बम क्या होता है, खतरनाक। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से देखना। सन क्या होता है, देखो। चलो तो न्यूक्लियर, अब सन के ऊपर भी बेटा क्या होता है, जुड़ना होता है, फ्यूजन। क्या होता है, दो छोटे छोटे हाइड्रोजन जुड़कर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं बेटा। तो यानी जुड़ना हुआ और खतर, यानी सन के ऊपर जो गर्मी है ना, गर्मी, हीट, अगर कोई पूछे कि सूरज के ऊपर जो गर्मी है या हीट है तो ये किसके कारण है, तो कह देना कि सर ये नाभिकीय संलयन के कारण है। यानी सूरज के ऊपर जो हीट है या गर्मी है, याद रखना किसके कारण है बेटा ये। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, शादी वाला तालु। अच्छा हाँ ठीक है बेटा, हाँ जरूर, बिल्कुल दूंगा आपका आंसर। ठीक है मैंने, चलो एटम बम,
पटाखा वाला किस सिद्धांत पे काम करता है, अभी बताता हूँ ना बेटा, आने दो। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, फ्यूजन। और सूरज जो होता है सन, इसके ऊपर भी कौन सी रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्योंकि दो छोटे छोटे हाइड्रोजन जुड़कर क्या बनाते हैं बेटा, हीलियम। ठीक है, और जो गर्मी है ना सूरज के ऊपर, याद रखना, ठीक है, जो गर्मी है सूरज के ऊपर, वो याद रखना वो किसके कारण होती है, वो फ्यूजन के कारण ही होती है, नाभिकीय संलयन के कारण। चलो बेटा, अगला आता है हमारा दूसरा, यानी दो टाइप के होते हैं नाभिकीय रिएक्शन, कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक हो गया पहला, अब आता है दूसरा। लिखें बेटा, न्यूक्लियर फिजन। क्या आता है बेटा, अगला क्या आता है हमारा, नाभिकीय विखंडन। क्या आता है प्यारे बच्चों, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन अगला आता है, न्यूक्लियर फिजन। अब देखो बेटा, जैसे फ्यूजन का मतलब क्या होता था, जुड़ना। फ्यूजन का मतलब क्या होता था, जुड़ना। वैसे ही फिजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है। अच्छा ठीक है विजय, ठीक है बेटा। चलो बताओ, याद रखना। जैसे जैसे फ्यूजन का मतलब क्या होता था, जुड़ना, और फिजन का मतलब बेटा, विखंडन का मतलब क्या है, टूट जाना, खंड खंड हो जाना। ठीक है। चलो तो याद रखना, फिजन का मतलब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, विखंडन का मतलब बेटा टूट जाना। अब टूटेगा कौन भाई, जो भाग लेता है। जैसे वहां पे जुड़ा कौन था, पिछले वाले में जुड़ा कौन था, न्यूक्लियस, नाभिक। तो टूटेगा भी नाभिक। यानी ये उसका जस्ट उल्टा है बेटा। यहाँ छोटे छोटे जुड़कर बड़ा बना था, और अब बड़ा वाला छोटे छोटों में टूट जाएगा। तो ये जस्ट अपोजिट है। यानी एक बड़ा नाभिक जो होगा, वो कई छोटे छोटे नाभिक में, न्यूक्लियस में टूट जाएगा। और साथ ही साथ यहां से क्या निकलेगा बेटा, हीट निकलेगा, गर्मी निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। याद रखेंगे तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, व्हेन ए लार्ज न्यूक्लियस, व्हेन ए लार्ज न्यूक्लियस ब्रेक डाउन इनटू द, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्रेक डाउन इनटू द टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू स्मॉल न्यूक्लियस, ब्रेक डाउन इनटू द टू और मोर देन टू स्मॉल न्यूक्लियस। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। और साथ में क्या निकलेगा, विद हीट एनर्जी। साथ में क्या निकलेगा, हीट तो दोनों में ही निकलती है, चाहे बेटा वो फ्यूजन हो, चाहे संलयन हो या विखंडन हो, ऊष्मा दोनों में ही निकलती है। ठीक है बेटा, है मुझे, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, एटम, हाइड्रोजन बम। चलो सुनो ध्यान से, तो यानी क्या होगा, जब कोई बड़ा नाभिक, जब कोई बड़ा नाभिक कई छोटे नाभिक में टूट जाता है, कई छोटे नाभिक में टूट जाता है, टूट जाता है, तथा ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है बेटा, हीट, ऊष्मा भी निकलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। इसका एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एटम बम। यानी अगर कोई पूछ लेना कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बच्चों याद रखना, परमाणु बम जो होता है, वो एटम बम जो होता है, ये आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा, ये आपका न्यूक्लियर फिजन के ऊपर काम करता है, नाभिकीय विखंडन के काम करता है। किट्टू जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलो अब रेगुलर आना और पढ़ाई करना अच्छे से, ठीक है। तो अभी करते हैं, आकाश जी रिएक्शन करते हैं, अभी चिंता मत करो, ठीक है। तो जब कोई बड़ा नाभिक कई छोटे छोटे नाभिक में टूटेगा, ऊष्मा निकलेगी। तो बेटा देखो, कंफ्यूज मत होना, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि एटम बम किसके ऊपर काम करता है, तो विखंडन, फिजन। लेकिन हाइड्रोजन बम किसके ऊपर करता है, तो फ्यूजन, संलयन। ठीक है, हाइड्रोजन बम फ्यूजन, एटम बम फिजन, दोनों को अलग अलग याद रखना। यानी परमाणु बम विखंडन, और हाइड्रोजन बम क्या है बेटा, संलयन, दोनों को अलग अलग याद रखना। यहां तक कोई किसी बच्चे को दिक्कत, बताओ बेटा, दिक्कत परेशानी समस्या, बताओ भैया। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा प्रदुमन जी, और सुबह 10 बजे वाली प्रदुमन क्लास जरूर देखो एएलपी के लिए, ठीक है, यूट्यूब पर। और यहाँ तो पढ़ ही रहे हो, वो भी जरूर देखा करो एक बार। ठीक है प्रदुमन, चलो।
चले बेटा आगे इससे। तो यानी अब हम आपको थोड़ा सा एटम बम पढ़ा देते हैं। बच्चे कह रहे थे सर रिएक्शन करके दिखा दो, तो मैं तुमको एटम बम पढ़ाता हूँ। आइटम मत कहना, एटम बम। ठीक है, परमाणु बम मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैं आपको रिएक्शन करवा के दिखाता हूँ किसकी, एटम बम। पहले तो ये बताओ कि एटम बम किस सिद्धांत पर काम करता है, परमाणु बम। तो आप बोलोगे सर नाभिकीय विखंडन। एटम बम किसके ऊपर काम करता है, फिजन। फिजन का मतलब टूटना, यानी परमाणु के बम के अंदर कुछ ना कुछ टूट रहा होगा, यानी कोई चीज भरी हुई होगी और वो टूट रही होगी। क्लियर बेटा? दोनों में कौन ज्यादा डेंजरस है? हाइड्रोजन बम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो डेंजरस है। एटम बम, परमाणु बम को कंट्रोल किया जा सकता है, ये डेंजरस उतना नहीं है जितना हाइड्रोजन बम। ठीक है बेटा, चलो अब सुनो ध्यान से, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। अब मैं एटम बम की रिएक्शन आपको करके दिखा रहा हूं बोर्ड के ऊपर, यानी रियल में नहीं करके दिखाऊंगा, बोर्ड के ऊपर दिखाऊंगा करके। ठीक है? कौन कौन सर जा रहे हैं? सब जा रहे हैं बेटा, सब। जो पहले गए थे वो नहीं जाएंगे, आदित्य सर, प्रशांत सर नहीं जाएंगे, बाकी सब जाएंगे। ठीक है, बताओ। एटम बम, परमाणु बम किसके ऊपर काम करता है? तो मैंने कहा विखंडन, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर टूटेगा। ठीक, तो बेटा सुनो, एटम बम के अंदर भर लिया यूरेनियम। क्या भरा जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92। और इसका मास जो है, परमाणु भार, वो कितना होता है? 235। यानी परमाणु बम के अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, बोलो। हाँ बेटा, चलिए बताइए जी, प्लेयर कीजिएगा। हाँ बिल्कुल करेंगे शिवानी कुमारी। देखो बेटा, तो याद रखना कि एटम बम के अंदर क्या भरा जाता है बेटा? यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92। और इसका एटॉमिक मास यानी परमाणु, देखो बच्चों याद रखना, किसी भी एलिमेंट के नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा रहता है बेटा, यानी किसी भी तत्व के नीचे उसका परमाणु क्रमांक लिखा जाता है 92। और ऊपर क्या लिखा जाता है बेटा? उसका मास यानी भार। तो ऊपर 235 है और नीचे क्या है बेटा? उसका 92 एटॉमिक नंबर। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार करवाई। क्या करवाई बेटा इसके ऊपर? न्यूट्रॉन की बौछार। याद रखना, हमने क्या किया, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार करवाई। ठीक है, बॉम्बार्डिंग। बॉम्बार्डिंग का मतलब बौछार, न्यूट्रॉन को ऐसे इसके ऊपर टक्कर टक्कर करवाया। तो ये क्या होता है बेटा? यूरेनियम, याद रखना, ये टूट जाता है। किस किस में टूट जाता है? बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। साथ में कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यानी कि परमाणु बम के अंदर, फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ देखो बेटा, फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखो क्या है, एटम बम के अंदर क्या भरा जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92। और परमाणु भार कितना होता है? 235। अब इसके ऊपर किसकी बौछार करवाते हैं? न्यूट्रॉन की बौछार हमने इसके ऊपर करवा दिया। तो ये टूट जाता है बेटा बेरियम में, क्रिप्टॉन में, और साथ ही साथ कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं बेटा, 3 न्यूट्रॉन। तो बेरियम, बीए का मतलब क्या है? बेरियम। तो कई बार पेपर में पूछ लेगा कि एटम बम के अंदर जो यूरेनियम भरा है वो किस किस के अंदर टूट जाता है? तो बेटा दो तत्व बनते हैं, एक बेरियम और एक क्या बनता है आपका? क्रिप्टॉन। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे इसका मास होता है 56, इसका होता है 141, इसका होता है 36 और इसका होता है 92। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग? याद रखेंगे बेटा, जल्दी से बताओ। तो अगर तुमसे पूछे कि यूरेनियम जो भरा रहता है किसके अंदर भरा जाता है? यूरेनियम बेटा एटम बम के अंदर जो यूरेनियम भरा हुआ है वो किसके इसके अंदर टूटता है? जल्दी से बताओ बेटा। एटम के, एटम बम के अंदर जो यूरेनियम भरा जाता है वो किस किस के अंदर टूटता है? जल्दी जल्दी से बताओ सब बच्चे। ठीक है, बताओ बेटा। याद रखेंगे बेटा, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। तो किसके अंदर टूटता है? जल्दी से बताओ बेटा, राज पांडे जी। तो याद रखना बेरियम और क्रिप्टॉन। ठीक है, और साथ में कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? 3। अब जरा मुर्गा छाप वाला बम लेके प्रैक्टिकल दिखाएं और बताएं। हाँ हाँ जरूर, यहाँ तो मैं मुर्गा छाप रखता हूँ अपने पास, जैसे कि यूट्यूब पर जो क्लास चलती है, प्रदुमन कह रहे हैं बेटा यूट्यूब वाली क्लास का पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल
रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल पर या साइंस बाई पुष्पेंद्र सर। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल या साइंस बाई पुष्पेंद्र सर। ठीक है। अब सुनो बेटा, अब होता क्या है कि ये तीन न्यूट्रॉन निकले, पहला न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये जब तीन न्यूट्रॉन जाते हैं और पता है किससे टक्कर खाते हैं, अगेन ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से बेटा किससे टकरा जाते हैं, यूरेनियम से। और ये यूरेनियम बार 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 यही रिएक्शन चलती रहती है। यानी कि तीन न्यूट्रॉन फिर से जाएंगे, फिर से किससे टकरा जाएंगे, यूरेनियम, और फिर से यही बनेगा, फिर से टकरा जाएंगे यूरेनियम, फिर से यही बनेगा। यानी बार बार यही रिएक्शन होती रहती है, जिसकी वजह से परमाणु बम खतरनाक बन जाता है। यानी इन तीन न्यूट्रॉन की बार बार टक्कर होती रहती है यूरेनियम के साथ, और यही एटम बम को क्या बना देती है बेटा, डेंजरस बना देती है। ऑलवेज तीन होगा, हमेशा तीन निकलते हैं। ठीक है, तो याद रखना बेटा, एटम बम डेंजरस कब बनता है, एटम बम become dangerous due to the चेन रिएक्शन। यानी ये चेन रिएक्शन चलती रहती है लगातार, चेन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम फिजन, यानी यूरेनियम की लगातार टूटने की जो है वो चेन रिएक्शन चलती रहती है, इसीलिए परमाणु बम खतरनाक बन जाता है। यानी एटम बम डेंजरस नहीं होता, लेकिन ये लगातार जब चलती रहती है तो इसको क्या बना देती है, डेंजरस, खतरनाक। यानी परमाणु बम, ऐसे लिखो, यूरेनियम, यूरेनियम विखंडन की लगातार बनी हुई श्रृंखला, यूरेनियम विखंडन की लगातार बनी हुई श्रृंखला परमाणु बम को खतरनाक बनाती है, परमाणु बम को खतरनाक बनाती है। याद रखेंगे, यूरेनियम विखंडन की लगातार चलती हुई श्रृंखला परमाणु बम को खतरनाक बनाती है, ये बात याद रखना बेटा। ठीक है बेटा, बेरियम क्रिप्टॉन में ही टूटता है, प्रॉपर्टी है इसकी, कोई चीज टूटती है तो अब इसका रीजन तो नहीं है कि बेरियम क्रिप्टॉन में ही टूटता है, यूरेनियम टूटता है किसके अंदर, बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर। साथ के साथ तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं और यही तीन न्यूट्रॉन लगातार चलते रहते हैं और टकराते रहते हैं, और ये चेन रिएक्शन जो हो जाती है इसको क्या बनाती है, खतरनाक बनाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब स्टॉप कैसे किया जाएगा, तो बेटा न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया जाएगा, न्यूट्रॉन को। तो आएगा एक साइंटिस्ट जो इसको कंट्रोल करके दिखाएगा, उसकी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। चलो अब लिखो, फादर ऑफ एटम बम किसे कहते हैं, फादर ऑफ एटम बम किसे कहते हैं, परमाणु बम का जनक, बताओ कमेंट करके। परमाणु बम का जनक, याद रखना किसे कहा जाता है बेटा, रॉबर्ट ओपन हीमर। परमाणु बम का जो जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ओपन हीमर को कहा जाता है। रिएक्शन कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बस दो चीज याद रखो कि यूरेनियम को कहां भरा गया, एटम बम के अंदर, किस किस में टूटता है ये ध्यान रखो, रिएक्शन कोई जरूरी नहीं है। बस इतना याद रखो, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है और तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये दिमाग में रखो बस। ठीक है, रिएक्शन कोई जरूरी नहीं है। एटम बम का फादर कौन है, रॉबर्ट ओपन हीमर, क्योंकि इन्होंने बनाया था दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम, इन्होंने बनाया था दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम, फर्स्ट एटम बम। क्या बनाया था इन्होंने बेटा, फर्स्ट एटम बम, जिसका नाम क्या है, लिटिल बॉय। पहला परमाणु बम जो बनाया उसका नाम क्या है बेटा, लिटिल बॉय उसका नाम है। एग्जाम में नहीं आती बेटा रिएक्शन, बस पेपर में ऐसे पूछ लेता है कभी कभी, यूरेनियम जो टूटता है एटम बम के अंदर किस में टूटता है, तो बेरियम, क्रिप्टॉन, साथ में तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं, बस ये याद रखना। ठीक है, तो बेटा पहले परमाणु बम का नाम क्या है, लिटिल बॉय। इसके अंदर क्या भरा गया था, यूरेनियम भरा गया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये वही एटम बम है लिटिल बॉय जिसने अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर डाला था, याद है। हिरोशिमा और नागासाकी जो है उनके ऊपर डाला गया था, लेकिन जो हिरोशिमा है उसके ऊपर कौन सा परमाणु बम डाला गया था बेटा, बोलो,
हिरोशिमा के ऊपर कौन सा परमाणु बम डाला गया था? यही लिटिल बॉय डाला गया था। किसके ऊपर डाला गया? अगर इसका शेप पूछे, कभी कभी पूछ लेता है कि इसका आकार कैसा था, आकार, शेप, तो याद रखना इसका जो आकार था वो वैन आकार का था, वैन से। इसका जो शेप था वो कैसा था? वैन आकार। वैन कुछ ऐसे बनती है। ये वैन शेप है बेटा। आपको दिख रही है ये कहीं से वैन लग रही है? नहीं, मुझे भी नहीं लग रही। लेकिन इस पागल को ये वैन लगती थी, बोलता है ये वैन आकार का है, इसमें पहिए तो है ही नहीं। ठीक है। बिल्कुल बेटा, सौरभ सिंह ऐड कर दिया जाएगा, नंबर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी दे देंगे 1 मिनट के अंदर। तो बताओ बेटा, एटम बम कौन है, फादर कौन है? रॉबर्ट ओपनहीमर। इन्होंने क्या बनाया? पहला परमाणु बम, जो लिटिल बॉय जिसका नाम था। और इसका शेप अगर पूछे तो कैसा था? वैन आकार। और इसके अंदर भरा क्या गया था? यूरेनियम। और ये वही परमाणु बम है जो जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। यानी अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 जो था, विश्व युद्ध 2, उसमें अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। ठीक है। चलो बेटा, बच्चे कह रहे हैं सर न्यूट्रॉन की बौछार क्यों की जाती है, प्रोटॉन की नहीं? बेटा, न्यूट्रॉन जो होता है वो हल्का भारी होता है प्रोटॉन से, इसीलिए नहीं की जाती है। 0.1 गुना, 0.1 गुना होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास से। ठीक है। इसलिए नहीं की जाती प्रोटॉन की, क्योंकि ये भारी है उससे। याद रखेंगे बेटा। चलो, स्टेबल भी है और भारी भी है। अब सुनो अगली बात। अगली बात सुन लो, एक और चीज लिख लो बेटा, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम। तो कौन है फादर ऑफ हाइड्रोजन बम? याद रखना, एडवर्ड टेलर। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कौन है? एडवर्ड टेलर जो है, इनको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बम का फादर कहा जाता है। ठीक है बेटा। विकास कुमार गुप्ता, जल्दी जल्दी से बताओ बेटा। याद रखेंगे आप लोग? अच्छा, हिरोशिमा जो शहर है ना, बताऊं आपको थोड़ा सा। अमेरिका ने, अमेरिका जो है, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था, उसमें क्या किया था बेटा? परमाणु बम गिराए थे। किसके ऊपर? एक हिरोशिमा पर गिराया था, और एक किसके ऊपर गिराया था? नागासाकी। ये जापान के दो शहर के नाम है, नागासाकी। ठीक है। तो यहां पर जो परमाणु बम प्रयोग किया गया, यहां पर जो एटम बम प्रयोग किया गया, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय, यानी ये जो पहला वाला था। लेकिन यहां पर जो परमाणु बम प्रयोग किया गया, उसका नाम क्या था? फैट मैन। याद रखना, लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैट मैन। ठीक है बेटा। चलो, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। अच्छा, इसके अंदर कौन सा फ्यूल भरा गया था? ईंधन। अगर मैं पूछूं कि लिटिल बॉय के अंदर कौन सा फ्यूल भरा गया था, तो यूरेनियम। अभी बताया था कि लिटिल बॉय के अंदर क्या भरा गया था? यूरेनियम। लेकिन इसके अंदर यूरेनियम नहीं भरा गया था, ये गलती आप लोग मत कर देना। इसके अंदर यूरेनियम नहीं भरा गया, इसके अंदर जो भरा गया था बेटा, वो भरा गया था प्लूटोनियम। क्या भरा गया था इसके अंदर? प्लूटोनियम नाम का। ये प्लूटोनियम एक ईंधन है, जैसे यूरेनियम है वैसे ही ये है। ये भी रेडियो एक्टिव होता है बेटा। ठीक है। तो प्लूटोनियम भरा गया था, ये गलती मत कर देना कहीं दोनों एटम बम के अंदर यूरेनियम बता दो। ठीक है। याद रखेंगे बेटा, प्लूटोनियम इसके अंदर भरा गया था। कौन बताएगा कि हिरोशिमा जो है, इसके ऊपर कब परमाणु बम गिराया गया? डेट बताएगा कोई मुझे? हिरोशिमा के ऊपर कब एटम बम गिराया गया था? बताओ। कोई डेट बताएगा मुझे, कब डाला गया था इसके ऊपर एटम बम? तो याद रखना, 6 अगस्त 1945। और ये कब डाला गया था? 9 अगस्त 1945, 3 दिन बाद। ठीक है। याद रखेंगे। याद रखेंगे बेटा। चलो, यहां तक सबको आया? डेट भी आपको याद रख लेना है, जीएस में कभी कभी पूछ लेता है बेटा। ठीक है। इंडिया का जो था वो बेटा स्माइलिंग बुद्धा था। भारत ने भी 2 एटम बम के परीक्षण किए हैं। ठीक है।
जिसे पोखरण 1 और पोखरण 2 के नाम से साइंस हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, पोखरण 1 पोखरण 2। तो ऐसा नहीं अमेरिका ने ही किए हैं, अमेरिका ने तो इसकी जान ले ली थी जापान की, लेकिन हमारे भारत ने भी दो परीक्षण किए हैं, पोखरण 1 और पोखरण 2। ठीक है, पोखरण 1 किया था और पोखरण 2 कहाँ पे, जैसलमेर राजस्थान, राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, वहां पे एक तहसील का नाम है पोखरण, वहां पे पहला वाला किया था पोखरण 1 कहते हैं उसको, और दूसरा वाला किया था पोखरण 2 कहते हैं। ठीक है, चलें बेटा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कुछ दिन बाद नेक्स्ट क्लास में, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास जब होगी। ठीक है बेटा, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और जो बाकी का पार्ट बच गया है उसको भी करेंगे। के क्वेश्चंस भी करेंगे और जो बाकी का पार्ट बच गया है उसको भी बेटा करेंगे हम। तो कैसी समझ में आई क्लास? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारा पढ़ा भी दिया आपको। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बेटा आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। स्मृति जी पढ़ाएंगे उसको भी, अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं आपसे कुछ दिन बाद। पोखरन मूवी का भी नाम है बिल्कुल। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है।